हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और एक नए अवतार में। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, ज्ञान कलश की टी शर्ट, लोगो सब आपको दिख रहा होगा। अब हमारी पूरी टीम इसी ड्रेसअप में आपसे मुलाकात करेंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है। मतलब इसमें जो जो टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी हमने लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर समराइज करके फास्ट टेस्ट सीरीज जैसे मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में लाई है उसी तरह से इस चैप्टर में भी लाएंगे। जो बच्चे 11 मार्च को बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। इनमें आपको वो हम ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक के जरिए आप किसी भी फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो। लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद करने में दिक्कत होती है, उसकी भी मैं एक छोटी सी ट्रिक लाया हूं जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले बता दें कि हमने अपने सिलेबस का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन खत्म कर दिया है। उसमें 3 वीडियोस बनाए हैं हमने, पार्ट 1, पार्ट 2 और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के। लास्ट में हमने फास्ट टेस्ट सीरीज लाई है। तो आज का जो नया चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप ITF भी बोलते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कंपोजिशन पढ़ा था, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन होता क्या है? कोई फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू में भी हो। मतलब अगर एक फंक्शन है वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली इनवर्स फंक्शन तो आपने पढ़ा ही है। इनवर्स फंक्शन हमें यहां पे जो पढ़ना है वो किस प्रकार का इनवर्स पढ़ना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ से ही शुरुआत करते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़े ही होंगे। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और जिन्होंने हमसे पढ़ा है, हमसे क्लास ली है, वो जानते भी होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों 6 होते क्यों हैं, क्यों 6 होते हैं, 6 से कम क्यों नहीं होते, 6 से ज्यादा क्यों नहीं होते। तो इसका रीजन हमने आपको बताया हुआ है, फिलहाल वो यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि पढ़ाने वाले हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। तो इनवर्स जानने से पहले अगर मैं कहूं कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानते हो, तो बिल्कुल आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? अगर मैं पहले साइन एक्स से ही शुरुआत करूं, साइन एक्स, मैं आपसे पूछूं इसका डोमेन क्या है? डोमेन मतलब एक्स की वो वैल्यू जिस पर साइन डिफाइंड है। जब भी कभी आपको किसी फंक्शन का डोमेन निकालना हो तो आप हमेशा ढूंढिए कि किस वैल्यू पर ये डिफाइंड नहीं है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा भी होगा, क्या साइन एक्स हर एक रियल वैल्यूज पर डिफाइंड है कि नहीं? बिल्कुल डिफाइंड है। साइन एक्स यानी साइन जो है पूरे के पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड है। और बच्चों वो कैसी वैल्यू देता है? क्या वो रियल वैल्यूज देता है? सारी की सारी रियल वैल्यूज देता है? नहीं, सारी की सारी रियल वैल्यूज नहीं देता है। ये केवल और केवल -1 से लेकर +1 तक की वैल्यू ही देता है। कहां से कहां तक? -1 से लेकर +1 तक की ही वैल्यू देता है। यानी आप कह सकते हो कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होती है? -1 से 1। यानी अगर मैं पूछूं क्या 2 यानी साइन में अगर हम कोई भी वैल्यू ले लें तो क्या कभी 2 मिलेगा? क्या आपने कभी पढ़ा है साइन किसी भी एंगल की वैल्यू 2 होती है? नहीं। आपको साइन में x की वैल्यू कुछ भी ले लो लेकिन आपको 2 नहीं मिलेगा। यानी ये आपका डोमेन हो गया, साइन x की बात कर रहा हूं, और ये आपका क्या हो गया? रेंज हो गया। अगर आप इनवर्स फंक्शन की बात करो, इनवर्स फंक्शन में आपने पढ़ा था इनवर्स को कैसे डिफाइन किया था कि अगर एक फंक्शन f है वो a से b पर डिफाइंड है, तो और अगर ये 1-1 ऑन टू दोनों है तो इनवर्स क्या होता है? एक फंक्शन g होगा जो b से a पर डिफाइंड होगा। तो यहां पर जो हमारा साइन इनवर्स x है बच्चों, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? -1 से 1। अब बात आती है यहां पे रेंज की। ध्यान दीजिएगा, रेंज यहां पर होगा तो एक इंटरवल, लेकिन वैल्यूज कई मिल सकती हैं क्योंकि हमें 1-1 और ऑन टू देखना है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि -1 से 1 तक
में कोई भी वैल्यू क्या एक ही एंगल की होती है? जैसे मैं अगर बात करूं -1 की, तो sin 270 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं sin -90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? बच्चों ये भी तो -1 होती है। तो ये आपने देखा कि x की दो वैल्यूज पर एक ही वैल्यू मिल रही है, मतलब 270 पे भी -1 और -90 पे भी -1। तो क्या आप बताओ, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? 1 1 की क्या डेफिनेशन थी? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट x रिलेटेड टू द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट y। लेकिन यहां पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो है, लेकिन यहां पे एलिमेंट क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, मतलब ये 1 1 नहीं है। और बच्चों अगर 1 1 नहीं है तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए यहां पर ये आपको जब रेंज की बात होगी इस इनवर्स फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो देखिए यहां पर आप हम इसको क्या करेंगे, कुछ ब्रांचेस में बांटेंगे। जैसे अगर मैं कुछ इंटरवल आपके सामने लिख रहा हूं, -π/2 से π/2, ग्राफ भी अभी आपको दिखेगा। दूसरा π/2 से 3π/2, और इसी तरह से आप आगे बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हर एक जो आपको ये इंटरवल देख रहे हो, इस इंटरवल पे, एक एक इंटरवल पे जो साइन इनवर्स है वो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। एक एक इंटरवल पे थोड़ा सा ग्राफ देखिए। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। और साइन पाई फिर से क्या हो जाता है? 0। साइन -π/2 की वैल्यू क्या होती है? -1। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? +1। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं इसमें सारी वैल्यूज आ रही है कि नहीं? मतलब -1 से लेकर +1 तक की सारी वैल्यूज इसमें कंटेन हो रही है कि नहीं? इसी तरह से आगे भी अगर आप इंटरवल लेते हो, यानी π/2 से 3π/2, इसमें भी साइन की जो रेंज होती है -1 से +1, सारी वैल्यू इसमें कंटेन कर रही है कि नहीं? इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ। हर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो मैं बना रहा हूं, हर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स साइन इनवर्स की रेंज है। हर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स साइन इनवर्स की क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। बट हम अगर साथ में इकट्ठा पूरा का पूरा आर ले लेंगे बच्चों, तो क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 नहीं होगा पूरा आर, इसलिए यहां पर जब आप इनवर्स फंक्शन की बात करोगे तो उसके लिए 1 1 और ऑन 2 होना मस्ट है। इसलिए हम कोई एक ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी ब्रांचेस कहलाते हैं। जितने भी रेक्टेंगुलर शेप्स आप देख रहे हो, ये सभी क्या कहलाते हैं? ब्रांचेस। इनमें से जो आप एक ब्रांच चूज करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब समझ में आया? ये सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो एक इंटरवल जो आप चूज करते हो बेसिक में, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यानी साइन इनवर्स की अगर हम बात करें तो उसका जो डोमेन है वो क्या होगा? -1 to 1, और जो उसका रेंज होगा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो क्या होगा? -π/2 से π/2। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो, हुआ क्या, यहां पर एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ बन रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? ग्राफ वही है, बस केवल इनवर्स हुआ है। जो डेटा आपको एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रहा था वही डेटा वाई एक्सिस पे है। 0 से यहां पर π/2 पे ये +1 हो रहा है और इधर -π/2 पर क्या हो रहा है? -1। अगर आप देखोगे तो यहां पे भी तो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं? हर एक π/2 पे आप देखोगे π/2 पे 1 और -π/2 पे क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स में अंतर सिर्फ इतना है, एक्सिस रोटेट हो रही है। क्या रोटेट हो रही है? एक्सिस। यहां पर जो फंक्शन डिफाइंड था वो एक्स एक्सिस पे किया गया था, एक्स एक्सिस पर इसका ग्राफ इंटरवल बनाया गया था। जब आप इनवर्स की बात करते हैं तो क्योंकि डोमेन और कोडोमेन पलट जाता है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे? पलट देंगे इसको। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स का ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कॉस में भी देखिए, कॉस एक्स का ग्राफ आपने देखा है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, और कॉस पाई की वैल्यू -1। तो फिर से यहां पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना। इसी तरह से पाई से 2 पाई, इधर -पाई से 0, इधर भी जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में बना रहा हूं बच्चों,
ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना रहा हूं ये सभी क्या हैं, ब्रांचेस हैं। और इन ब्रांचेस में से अगर आपने एक ब्रांच को चुन लिया, जैसे कि जनरली हम यहां पर क्या चूज करते हैं, 0 से पाई, तो इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो cos x जो डिफाइंड है हमारा, उसका जो डोमेन होता है वो r sin x की तरह, और इसका जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है sin x की तरह। इसी तरह से जब आप cos इनवर्स x की बात करोगे तो ये फंक्शन कहां से कहां पर हो जाएगा, -1 से 1। यहां पे आप पूरा r नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आपने r लिख दिया तो ये 1 on 2 नहीं होगा। इनवर्स की ये डेफिनेशन है ही नहीं, इनवर्स के लिए उसको 1 on 2 होना पड़ेगा। इसलिए हम इनमें से कोई भी एक जो ब्रांच आपको दिख रही है, जो प्रिंसिपल ब्रांच आपने सिलेक्ट किया, जैसे जनरली जो ओरिजिन के नेबर में होता है या ओरिजिन इंक्लूड होता है, उसी को लेते हैं। तो यहां पर इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो क्या होगी, 0 से पाई। ये आपको cos x का ग्राफ दिख रहा है, यहां पर भी sin x की तरह, बस हुआ यही है, एक्सिस को बदल दिया गया है। मतलब जो कर्व अभी x एक्सिस पे चल रहा था वो y एक्सिस पे चलेगा, क्योंकि डोमेन और को डोमेन क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। tan x के लिए बिल्कुल आपके सामने है ये ग्राफ, आपको याद आ रहा होगा, tan x में आपने बनाया है। इनवर्स में क्या होगा, फिर इसमें भी वही काम है, एक्सिस बदल दी गई है। मतलब जो ग्राफ आप x एक्सिस को में देख रहे हो कि ये x एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है, वही चीज यहां पर y एक्सिस पे कट करता हुआ जा रहा है। tan x की बात करें तो क्या tan x, कोई बता सकता है इसमें डोमेन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, tan x का डोमेन क्या होता है। क्या tan सारी रियल वैल्यूज पर डिफाइंड है, नहीं। सारी रियल वैल्यूज पर डिफाइंड होता तो ये क्यों बना होता, आप देख रहे हो जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल हैं उस पर हमारा tan डिफाइंड नहीं है। और इसका रेंज क्या होता है, रेंज तो पूरा का पूरा r होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया tan x। इसी तरह से जब आप tan इनवर्स x की बात करेंगे तो इसको पलट देंगे। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कैसे आप पूरा का पूरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी cot और cot इनवर्स, ये cot x का ग्राफ है और ये cot इनवर्स x का ग्राफ है। ये tan की तरह ही है, लेकिन यहां पर cot x का जो डोमेन आपने पढ़ा है वो क्या है, क्या cot x पूरे r पे डिफाइंड है, नहीं। ये n पाई पर डिफाइंड नहीं है, n मतलब इंटीजर, ये n पाई पर डिफाइंड नहीं है। और ये कहां की वैल्यू देता है, r की वैल्यू देता है, ठीक है। अभी इनवर्स मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं इनवर्स आपको तरीका बताने वाला हूं कि कैसे हम इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालेंगे। ये आपके सामने sec x और ये sec इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे sec x भी, क्या sec x सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, बिल्कुल नहीं। sec x सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, यानी sec x जो है वो पूरे r पर डिफाइंड नहीं है। किस पर डिफाइंड नहीं है, क्या sec r, आप जैसे 0 डिग्री ले लो, sec 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या sec 90 पर डिफाइंड है, क्या sec 90 पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से cosec इनवर्स को भी देख लेते हैं, y बराबर cosec और ये क्या है, cosec इनवर्स x है। अब इनके डोमेन और रेंज के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए सॉरी, आपके सामने लिखा हुआ है sin इनवर्स, cos इनवर्स, cosec इनवर्स, sec इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स। तो ये इनके डोमेन है, जैसे अभी मैंने इसका डिटेल में बताया भी है, ये डोमेन है। ये tan और cot का, जैसे आपने इधर अभी देखा, क्या इधर ये यहां पर देखिए r था ना, यहां पर को डोमेन, तो पलट जाएगा तो r उधर cot इनवर्स x के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और रेंज ये कैसे आ रहा है ये अभी मैं बता दे रहा हूं आपको थोड़ी देर में, ठीक। इसको याद करने का मतलब, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कैसे आ रही हैं वो अभी हम सीख लेंगे। ये फॉर्मूला है जो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, ये आप याद करके ही एग्जाम में इसके बेस, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टीज मतलब ये सब फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इनसे पहले मैं सबसे पहले वो बताना चाहूंगा वो कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो।
उसके लिए क्या पता होना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू निकलती है उसके लिए जरूरी क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आइए देखते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक। यहां पर, यहां से हम जब चलना चालू करते हैं, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, आप यहां तक पहुंचे, तो यहां पर जो एंगल जनरेट हुआ इसको हमने क्या नाम दे दिया? π/2। ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल की डायरेक्शन हम लेते हैं यहां पर वो कैसी होती है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं कहूं मैं ऐसे चलूं तो π/2, तो इधर से भी एंगल रोटेट हुआ, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज इधर था तो पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसी तरह से जब आप इधर जाओगे तो पाई, और इधर क्लॉकवाइज चलोगे तो -π, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे साइन इनवर्स की बात होती है, केवल मैं यहां पर देखिए इनवर्स फंक्शन का डोमेन नहीं बता रहा हूं, जिसको डोमेन जानना है ये डोमेन सब लिखे हुए हैं, ठीक है। डोमेन टफ नहीं है, मेन आपका काम क्या देखना, याद करना है। याद क्या करना है? रेंज याद करना है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इनवर्स फंक्शन की, जिसमें से आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी, उसका तरीका मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। देखिए मैं यहां पर अभी कुछ लिख रहा हूं, VH और यहां पे लिख रहा हूं साइन, कॉस, टैन, कॉट। सर V और H का मतलब, V का मतलब वर्टिकल, H का मतलब हॉरिजॉन्टल। देखिएगा इन सभी में चाहे तो आप इनवर्स लगा दीजिए, क्योंकि हम इनवर्स फंक्शन की यहां पर, देखिए मैं डोमेन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या इनकी रेंज मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद करें इनकी रेंज। देखिएगा अगर हम साइन की बात करें तो आप वर्टिकल एक्सिस पे देखिए, ये इंटरवल देखिए, वर्टिकल का मतलब ये, और इस इंटरवल पे कहां से कहां तक आप जा सकते हैं? -π/2 से π/2। अब आप ये भी देखिए, क्या -π/2 से π/2 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसमें साइन डिफाइंड नहीं है? मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई वैल्यू, क्योंकि साइन का डोमेन R होता है, साइन हर रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो कुल मिला के इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा साइन इनवर्स का, वो क्या होगा? -π/2 से π/2। सर H का मतलब अभी भी बताया, हॉरिजॉन्टल। फिर यहां से स्टार्ट करो, ये क्या था? 0 था, और ऐसे चलो, ये इंटरवल कितना हुआ? 0 से पाई। अब आप देखो क्या कॉस, इस 0 से पाई में कोई ऐसा एंगल है जिस पर कॉस डिफाइंड नहीं है? ऐसा नहीं है। कॉस सभी रियल वैल्यूज पर साइन की तरह डिफाइंड है, इसलिए कॉस इनवर्स का जो रेंज होगा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो क्या होगा? 0 to π। tan इनवर्स में देखते हैं, फिर से क्या आ गया? वर्टिकल। तो अभी वर्टिकल में मैंने क्या लिखा था? -π/2 से π/2। तो सर यहां पे भी वर्टिकल में -π/2 से π/2 लिख दीजिए। बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन मैंने यहां पर एक ये भी चीज बोली थी कि आप देखिए क्या साइन इस -π/2 से π/2 पर कोई ऐसा एंगल है जिस पर डिफाइंड नहीं है? तो tan में भी तो देखना है। तो जरा आप बताइए, tan 90 ले लो या tan -90 ले लो, क्या ये डिफाइंड है? क्या ये अनडिफाइंड है? ये डिफाइंड नहीं है। तो नहीं है तो क्लोज्ड इंटरवल ना लो, ले लो ओपन, और यहां पे लिख दो -π/2 से π/2। कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं। कॉट इनवर्स देखिए, उसके सामने मैंने क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए अभी जैसे कॉस में किया 0 से पाई, यहां पे भी होगा 0 से पाई, लेकिन देखेंगे कि कॉस तो हर रियल नंबर पे डिफाइंड है, कॉस 0 भी डिफाइंड है, कॉस पाई भी डिफाइंड है, लेकिन क्या कॉट 0 और कॉट पाई डिफाइंड है? बिल्कुल नहीं डिफाइंड है। जैसे कॉट tan 90 -90 नहीं डिफाइंड है, उसी तरह से कॉट 0 और कॉट पाई भी डिफाइंड नहीं है। तो कुल मिला के यहां पे भी आप ओपन 0 to π रख दीजिए। क्या रखेंगे? देखो बच्चों, ये याद करना बहुत जरूरी है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का ये है। दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, ऊपर के दोनों में एंड पॉइंट्स इंक्लूड है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल है, नीचे के दोनों में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल है। अब कहोगे सर ठीक है, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, tan इनवर्स कॉट इनवर्स, 2 बचा है, उसको भी तो लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल लिखेंगे। चलिए सेक इनवर्स, एक्चुअल में मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि ये कहानी यहां पर पलट जाती है।
मतलब जैसे आप सीक्वेंस देख रहे हो ना, वी एच, वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल। यहां पे देखिए सेक इनवर्स, सेक इनवर्स का जब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कॉस में 0 से पाई था, तो अब यहां पर भी क्या देखेंगे, यहां पर एक्चुअल में ये पलट जाता है, यहां पर h और यहां पर जब आप कॉसेक इनवर्स लिखोगे, कॉसेक इनवर्स में ये v हो जाता है, मतलब यहां पर VH और यहां पे HV, ये पलट गया, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा। तो हॉरिजेंटल में क्या आता है 0 to पाई, तो मैंने पूरा लिख दिया 0 से पाई। लेकिन फिर वही चीज अब हमें चेक करना है, क्या सेक फंक्शन 0 से पाई पर डिफाइंड है क्या? सेक फंक्शन, सेक इनवर्स नहीं, सेक 0 से पाई पर हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है क्या? चेक करते हैं। cos 90 क्या होता है 0, तो सेक पाई बाई 2 क्या होगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, यानी पाई बाई 2 पर ये डिफाइंड नहीं है। तो बस बच्चों कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा आंसर यही होगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बस आप एक पाई बाई 2 वैल्यू को क्या करिए, इसमें से हटा दीजिए। अब बिल्कुल इसी तरह कॉसेक इनवर्स एक्स में भी जैसे लिखा हुआ है -π/2 से π/2, ये हो गई बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। लेकिन ये भी एक वैल्यू ऐसी है इस -π/2 से +π/2 के बीच में जिसपे कॉसेक इनवर्स दिया, कॉसेक डिफाइंड नहीं, कॉसेक इनवर्स नहीं, कॉसेक। जैसे साइन 0 तो डिफाइंड है, साइन 0 इज 0, बट व्हाट अबाउट कॉसेक 0? कॉसेक 0 इज 1/sin 0। सो यहां से आप क्या करिए, 0 को केवल 0 डिग्री पर कॉसेक इनवर्स डिफाइंड नहीं है, उसको हटा दीजिए। तो बच्चों ये ओवरऑल हो गया क्या, आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। पेपर में क्या आता है, पेपर में आपसे पूछेगा ऐसे साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स -1/2 लिख देगा, बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। पता तो है आपको साइन 30 1/2 होता है, एंगल और भी हैं जो 1/2 देते हैं, लेकिन आपको देखना इसी इंटरवल में से है, इसलिए आपको रेंज याद करना बहुत जरूरी है। तरीका मैंने बता दिया है, जिसको इसमें कंफ्यूजन हो वही मैंने कहा आपको शॉर्ट ट्रिक, इसीलिए मैंने कहा था शुरू में ही कि मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, क्या बोल रहा हूं, वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, लेकिन लास्ट में हॉरिजेंटल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, लेकिन लास्ट में हॉरिजेंटल वर्टिकल, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार अपने से ट्राई करिएगा, रटने की वजह अगर ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और पेपर में गलती नहीं होगी, चाहे आप सीयूईटी का एग्जाम दे चाहे बोर्ड का एग्जाम दे। खैर, अब जो शुरू होने वाला है वो क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, या यूं कहें आपकी भाषा में तो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो तो फॉर्मूले याद करते हो कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन इस मेथड का कैसे करते हैं, ये इंटीग्रेशन इस टाइप का होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, बच्चे हमेशा कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हमको समझ में नहीं आती, वो इसीलिए नहीं समझ में आती क्योंकि उसमें आपके लिए टूल्स तैयार नहीं है। मतलब अगर आप सपोज करो एक पंचर वाले हो और आपके पास कोई कस्टमर आया अपने पंचर खुलवाने के लिए, पंचर बनवाने के लिए, और आपके पास कोई टूल है ही नहीं, टायर कैसे खोलोगे? कोई 4 व्हीलर लेके खड़ा हो गया, कहा भैया पंचर बना दो, कैसे बनाओगे पंचर, तो तुम्हारे पास कोई हथियार ही नहीं है। तो ये क्या है, ये मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम पंचर बनाएंगे, पंचर नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आपने पढ़ा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो बस वही चीज है। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप पढ़ते हो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्या, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो बस इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, आप बिल्कुल इससे रिलेट कर पाओगे। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वही फॉर्मूला लगाना है, माइनस का होगा तो ऊपर एक्स माइनस वाई, नीचे 1 प्लस एक्स वाई। इसी तरह से 2 टेन इनवर्स एक्स का
अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स का आपको tan इनवर्स x के फॉर्म में लिखना है, आपने याद किया होगा tan वाले में नीचे निगेटिव होता है यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर cos इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो बिल्कुल वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं बच्चों जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब आइए, जितना भी था इस चैप्टर में, आप ये मत समझिएगा अभी बहुत कुछ पढ़ना। अगर आप इतना वीडियो देख लिए ना तो बस इतना ही है इस चैप्टर में, आईटीएफ में कुछ भी नहीं है। इस वीडियो से पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फास्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। आइए फिलहाल जितना अभी पढ़ लिए हैं उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2 कॉस इनवर्स रूट 5/3। अब भैया यहां पर लिखा हुआ है 2 कॉस इनवर्स रूट 5/3, तो सर इसको क्या करें, जब तक ये साइन इनवर्स में नहीं चेंज होगा तब तक काम बनेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं भैया क्या कर सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स रूट 5/3 इज इक्वल टू थीटा। क्या मान लिए, थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 5/3। अब आप बताइए साइन थीटा क्या होगा। भाई साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 5/9। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4/9 दैट इज 2/3। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/3, कॉस थीटा क्या है ये, हमें ये चाहिए था यानी साइन, और ये 2 और इस क्वांटिटी को हमने क्या माना है थीटा। तो भैया साइन 2 थीटा हुआ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब वैल्यू रख दो तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 2/3, कॉस थीटा की वैल्यू रूट 5/3, मल्टीप्लाई कर लो 4 रूट 5 न्यूमरेटर में, 9 आ गया डिनोमिनेटर में। कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखिए व्हाट इज द रेंज ऑफ 4 साइन इनवर्स 2x। जैसे आपने पढ़ा है साइन इनवर्स अगर कोई एंगल लेते हैं, कोई भी एंगल, ये सपोज करो थीटा ही है, आपसे कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या होता है, इसका आपको मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज बताया हुआ है इनवर्स, साइन इनवर्स का वो होता है -π/2 से लेकर +π/2। लेकिन हमें यहाँ पर साइन इनवर्स 2x का ही नहीं चाहिए, साथ में 4 मल्टीप्लाई भी है। तो कुछ ना करिए, इस पूरे इनइक्वालिटी में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा -2π, भाई क्या करना है, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, -2π, इधर हो जाएगा 4 साइन इनवर्स 2x और इधर हो जाएगा +2π। यानी आप कह सकते हो -2π से +2π, ये इसका हो जाएगा रेंज। ये है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स cos 7π/6। कुछ बच्चे जो बुद्धिमान ज्यादा होते हैं वो इसको कॉस से कॉस काट के और सीधा आंसर ये लगा देते हैं और सोचते हैं मैं कॉन्फिडेंटली बोलते हैं मैं सही करके आया हूं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है भैया, आप जरा जो वैल्यू आप निकाल रहे हो पहले देख तो लो, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में या उसकी कॉस इनवर्स की रेंज से बाहर तो नहीं है। पता चला आप लिख दिए और अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये जो भी आएगा ये पाई से ग्रेटर आएगा कि नहीं, 7π/6 पाई से बड़ा आएगा कि नहीं। और आपने कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ा है वो क्या यही पढ़ा है क्या, 0 से पाई, पाई से बड़ी वैल्यू क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज में कॉस इनवर्स क्या आती है, नहीं आती। तो फिर ये गलत है, इसको आपको बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलें सर, चलिए देखते हैं। सीधी सी बात है, नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको 180 रखकर पाई की जगह क्या रखिए 180, 6 से काटिए कितना आएगा 30, और 30 से 1 कितना होता है 210। एक्चुअल में ये 210 डिग्री था, लेकिन हम इसको कितना लिख सकते थे, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम कितना 180। तो इसको ब्रेक कर लीजिए ना यार, कॉस इनवर्स कॉस 210 है, कितना है 210, इसको आप 180 + 30 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो कॉस इनवर्स यहां पर देखिए कॉस 180 + थीटा, कॉस 180 यानी कॉस पाई + थीटा
माइनस थीटा, कॉस वो होता है ना, माइनस थीटा होता है, कॉस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। यानी ये हो जाएगा माइनस कॉस 30, माइनस कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू माइनस √3/2। अब बताइए, 0 से पाई पर आपको देखना है कि माइनस √3/2 किसकी वैल्यू होती है। आप इससे बाहर नहीं जा सकते। कॉस में किस एंगल की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लें कि वैल्यू आ जाए माइनस √3/2। वैसे तो सर कॉस 30 जो है वो √3/2 होता है, माइनस 30 ले नहीं सकते। तो हम ये कह रहे हैं अगर 150 ले लें तो क्या ले लें, 150। भैया जब आप 150 लोगे तो कॉस इसको 180 माइनस 30 लिख सकते हो, और कॉस 180 माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। आ जाएगा कि नहीं, माइनस √3/2। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 150। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया, 150 डिग्री। आंसर पाई के फॉर्म में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कटा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5 π/6 है कहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया करिए, ये गलती आपसे हो सकती है, इसीलिए मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज रटवाया है। अगर आप नहीं याद रखोगे तो ये गलती आप करके आओगे। ये आंसर इसका सही नहीं है। आंसर इसका कौन सा सही है, 5 π/6। अब आप 6 से डिवाइड करके देख लो, वैल्यू पाई इस हमारे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to पाई इसी के बीच में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, रेंज मत समझ लेना, क्या चाहिए, डोमेन। कॉस एक्स की बात अगर करें, कॉस एक्स की, इनवर्स नहीं, तो कॉस एक्स पूरे रियल नंबर से लेकर डिफाइंड है और -1 से 1 की वैल्यू देता है। तो जब आप कॉस इनवर्स एक्स लेते हो तो इसका जो डोमेन है हो जाता है -1 to 1, 1, और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज है वो आर नहीं होता, वो क्या होता है, 0 to पाई। तो हमें डोमेन पूछा है तो आंसर लगाएंगे -1 to 1। अगर हमें रेंज पूछता या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछता तो वो क्या होता, 0 to पाई। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या पूछ रहा है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। बच्चों ये आपका होमवर्क है। अब कहोगे सर क्यों होमवर्क दे रहे हैं, बिल्कुल मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं। जैसे अभी मैंने थीटा मानकर किया था, बिल्कुल आप इसको थीटा मानिए, हिंट दे रहा हूं। आप कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मानिए, एक्स की वैल्यू निकालिए और कोशिश ये करिए कि ये जो कॉट इनवर्स है ये किस में चेंज हो जाए, साइन इनवर्स में, तभी आप साइन और साइन इनवर्स हटा पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। व्हाट इज द प्रिंसिपल, अभी तक प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन नहीं मिला था, तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन। कॉस इनवर्स, कॉस का ये अभी अभी कर चुके हैं, हाफ माइनस हाफ है। खैर जो लोग पढ़े होंगे उनको पता है सीधा सीधा कि 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। कोई ये कहे सर कॉस -60, बेटा कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होगा -60, आप ले ही नहीं सकते क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई है कॉस इनवर्स के लिए। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही रहना है, उससे बाहर जाना ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2π/3। इधर देखिए लाला चाह रहा होगा 2π/3 आंसर मार दे, दिया भी है ऑप्शन में, फिर गलत कर दोगे क्योंकि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या रेंज है वो -π/2 से π/2 है और ये वैल्यू उसके बाहर है। ये वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। पहले आप साइन 120 की वैल्यू निकालो। इट इज 90 + 30, साइन 90 + थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 30 मतलब √3/2। अब आप इस इंटरवल में देखिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री मतलब π/3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भैया बाहर लगा है साइन और यहां लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स। जब तक आप इसको साइन इनवर्स में नहीं बदलोगे आपका आंसर नहीं आएगा। या तो आप इसको थीटा मानकर करो या तो कोई डायरेक्ट फार्मूला हो। अब अगर आपने पीछे प्रॉपर्टीज जब मैं बता रहा था तो एक फार्मूला बताया था कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, अगर आपको साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² लगा दो। यहां पर साइन इनवर्स 2x मतलब 8/15/1 +
8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 16/15 अपॉन 225 प्लस 64 कितना आएगा, 5 + 4 9 यानी कि 289 और अपॉन में 225। तो ये हो जाएगा, मैं भी क्या नंबर लिख रहा हूँ, 16/15 इंटू 225 अपॉन 289। 15 में कट जाएगा, इधर बचा 16 इंटू 15, 15 छक्का 90 और 15 एकम 15 9 24 और अपॉन में 289, 240 अपॉन 289, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स? क्या ये होता है? नहीं। क्या ये होता है? नहीं। क्या ये होता है? ललचा मत जाना, नहीं। आंसर क्या होगा? नन। क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2। सॉरी, यहां पर इसका आंसर कौन सा होगा? मैंने दोनों तरफ माइनस देख लिया था, इट्स माय फॉल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी -π/2 से +π/2। आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अगर 2π/3 है तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होगा? जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं याद होगी आप नहीं कर पाओगे। इसको क्या लिखेंगे? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और इसको लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स y बराबर में क्या? 2π/3। तो बच्चों π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा? पाई। तो पाई माइनस 2π/3 इधर भेज देते हैं और ये दोनों निगेटिव टर्म्स को इधर, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो ये 3π माइनस 2π दैट इज π/3। π/3 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये एक और क्वेश्चन है, इसको जब तक बनाएंगे नहीं तो ये भी नहीं होगा। देखिए, लेट a बराबर r साइन थीटा एंड b बराबर r कॉस थीटा। रखिए जरा, यहां पर क्या आएगा? tan इनवर्स r साइन थीटा, r बाहर ले लेते कॉमन, r यानी साइन थीटा कॉस x माइनस कॉस थीटा साइन x अपॉन यहां पे कॉस थीटा कॉस x प्लस a की वैल्यू साइन थीटा, r बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा साइन x। r एक्चुअल में जब यहां से भी बाहर लेंगे तो r से r कट जाएगा, क्या बचेगा? tan इनवर्स साइन ए कॉस b माइनस कॉस ए साइन b। ये क्या होता है? साइन a माइनस b, यानी कि थीटा माइनस x। इधर कॉस थीटा माइनस x, क्योंकि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan थीटा माइनस x। तो ओवरऑल ये हमारा क्या आ गया? थीटा माइनस x। अब हमें बच्चों चाहिए थीटा, जरा इन दोनों को कर दो डिवाइड, तो r से r कट जाएगा, tan थीटा आएगा a/b, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स a/b। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a/b माइनस x। कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बच्चों ओवरऑल ये था आपका आईटीएफ पे यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आपका पहला वीडियो, और इसी वीडियो से ही आपका पहला ये वाला चैप्टर आईटीएफ वाला खत्म। मतलब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ना, जितना पढ़ लिए। हाँ बच्चों, दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको ग्राफ आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके रेंज यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू, और जब तक आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं याद होगी तो आप प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बता पाओगे। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे याद करेंगे इसका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको तुरंत वो माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा। और इस तरह से एक टॉपिक ये हुआ। दूसरा टॉपिक बच्चों थोड़ा सा आपके लर्निंग स्किल के लिए है, जितनी प्रॉपर्टीज यहां पर मैंने दिखाई हैं बस वो प्रॉपर्टीज आप याद कर लो। तो प्रॉपर्टीज
और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बस यही दो टॉपिक है यहाँ पर, और इस तरह से ये चैप्टर आपका CUET के दृष्टिकोण से भी खत्म। और जो बच्चे 11 मार्च को मैथ का पेपर देंगे CBSE बोर्ड में, उनके लिए तो केवल पहला ही टॉपिक केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही पढ़ना है। लेकिन आप आगे चलकर CUET दोगे तो ये भी आपको काम आएगा। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर खत्म। अगले वीडियो में हम आएंगे इसी चैप्टर के फास्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। आने वाले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।